जय हिंद दोस्तों। हम पेपर 1 की यूनिट 2 हिस्ट्री जिसमें कुछ वंश दिए हुए हैं वो देख रहे हैं। ये हम सारांश की पीडीएफ से देख रहे थे। वंशों के क्रम में हमने ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गर्दभिल्ल वंश, नागवंश तथा कच्छपघात वंश का पार्ट 1 देख लिया था। अब हम कच्छपघात वंश से आगे का पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें कच्छपघात वंश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा उसमें कौन कौन से मंदिर थे वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमने देखा था कच्छपघात वंश। कच्छपघात वंश, कच्छपघात का अर्थ होता है कछुए को मारने वाला। ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी भाग में शासन किया था, जिसे ग्वालियर हो गया। हमने ये सारी चीजें देख ली थी, इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था। इनकी 3 शाखाएं भी हमने देखी थी ग्वालियर में। सिहोनिया शाखा, नरवर के कच्छपघात, तुपकुंड के कच्छपघात। नरवर शिवपुरी में स्थित है, ये भी हम देख चुके थे। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके थे। ग्वालियर शाखा के शासक देख लिए थे हमने, वज्रदामन, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल, महिपाल। इनका हमने अच्छे से डिटेल भी कर ली थी, अलग अलग राजाओं की। उसके बाद में हमने नरवर शाखा के राजा देखा, शासक को क्रम देखा, उनके बारे में भी डिटेल देख ली थी। दुपकुंड शाखा देखी, जो कि श्योपुर में स्थित थी। इसमें हमने इसके राजा भी देखे, युवराज, अर्जुन, अभिमन्यु, विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे कच्छपघात वंश की सामाजिक स्थिति, कि सामाजिक की स्थिति कैसी थी कच्छपघात वंश के समय। पहले तो समाज वैदिक वर्ण व्यवस्था पर का प्रचलन था। वैदिक वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में चली आ रही थी, वही व्यवस्था इसमें भी प्रचलित थी। वर्ण विभाजन कौशल एवं व्यवसाय के आधार पर था। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में वर्ण विभाजित थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ पर जो वर्ण का विभाजन था, कौशल एवं व्यवसाय के आधार पर था। जैसे किसी व्यक्ति की किस क्षेत्र में रुचि है, या जैसे अगर किसी, चाहे वो शूद्र हो लेकिन वो व्यापार करता हो, तो उसका व्यवसाय के आधार पर उसे हम वैश्य वर्ग में रखेंगे। और कौशल अच्छा है तो हम उसे क्षत्रिय वर्ग में रखेंगे, चाहे वह शूद्र हो, ब्राह्मण हो। तो व्यवसाय के आधार पर इनका विभाजन था। महिलाओं की स्थिति हम देखते हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सती प्रथा कदा प्रचलन में थी। सती प्रथा तो प्रचलन में थी, लेकिन उसके अलावा स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वह भाग ले सकती थी, सभा समिति जो होती थी, और ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। अगला है इनकी वेशभूषा, ये कैसे पहनते थे। हार पहनते थे। हस्तकटक मतलब हाथों में पहनने वाले। कटी मेखला का अर्थ होता है, कटी का अर्थ होता है कमर, मेखला का अर्थ होता है बांधने वाला या पहनने वाला, मतलब कमर में पहनने वाली धातु या फिर वेशभूषा, उसे हम बोलेंगे कटी मेखला। मयूर आदि पहने जाते थे। दैनिक जीवन की वस्तुओं में तांबे व पीतल की धातु के बर्तनों का यह लोग प्रयोग करते थे। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह व्यापार वाणिज्य करते थे। वैश्य वर्ण तो हम वैदिक काल से ही देखते आ रहे हैं। वैश्य वर्ण व्यापार का कार्य करते थे या फिर व्यवसायिक कार्य करते थे। इसमें भी वैश्य वर्ण की व्यापारिक वाणिज्य में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जो व्यापारियों को उपाधि दी जाती थी, वो कौन सी उपाधि थी? श्रेष्ठन की। जो व्यापारी होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उन्हें श्रेष्ठन की उपाधि दी जाती थी। विक्रमसिंह राजा थे, जो कि हमने देखा था दुपकुंड शाखा के शासक थे। उन्होंने 2 व्यापारी थे, ऋषि और दहाड़, उन्हें श्रेष्ठन की उपाधि दी थी। इसमें हम देखेंगे राज्य की आय का स्रोत क्या था। जो गांवों से राजस्व प्राप्त होता था, वही इसकी आय का मुख्य स्रोत था। इसके अलावा और भी स्रोत थे, लेकिन मुख्य स्रोतों में हम देखेंगे गांव से प्राप्त आय। सिक्के, महिपाल एवं वीर सिंह द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ ऐसा होता है कि एक वस्तु, आप जैसे किसी को गेहूं की जरूरत है और
एक व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, दूसरे व्यक्ति को चावल की जरूरत है। तो एक व्यक्ति के जो जिसे गेहूं की जरूरत है उसके पास चावल है, और जिसे गेहूं चावल की जरूरत है उसके पास गेहूं, तो दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, उसे ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। तो वह भी प्रचलन में थी। व्यापार वाणिज्य का केंद्र ग्वालियर था। सिहोनिया, नरवर हम देख चुके थे, नरवर शिवपुरी में है, सिहोनिया मुरैना में। दुक्कुन शाखा जो कि श्योपुर में है, उत्तरी क्षेत्र में हमने देखा था इनका शासक था। अब हम इनकी कला एवं वास्तुकला पे बात कर लेते हैं। अब हम इनके मंदिर देखेंगे, मंदिर में क्या क्या विशेषताएं थी। अधिकांश मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ था, मतलब परिक्रमा करने वाला नहीं होता था। अपवाद में सिहोनिया में ककन मठ मंदिर है, जिसमें प्रदक्षिणा पथ है। इसमें 5 शाखाओं से युक्त था। जो प्रवेश द्वार था, मतलब प्रवेश करने के लिए 5 शाखा थी, उससे युक्त था। वल्ली, मिथुन, मणिबंधा, पुष्प पत्र, गंधर्व का अलंकरण होता था। प्रवेश द्वार पर 2 आकृति है। जैसे हम प्रवेश द्वार जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वहां पे 2 आकृति, एक तो मकर वाहिनी गंगा और एक कुर्म वाहिनी गंगा की आकृति। ऊंचे अधिष्ठान पर मंदिर का निर्माण कराया जाता था। ऊंचे अधिष्ठान से मतलब ऐसा ऊंची जगहों पर हम एक तरह से बोल सकते हैं, वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया जाता। कम ऊंचाई वाली प्रस्तर जगती पर निर्मित किए गए हैं, मतलब पत्थर जो है निचली जगह पर, लेकिन जो मंदिर है उनके अधिष्ठान ऊपरी क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे। सिहोनिया का ककन मठ मंदिर, जो कि मुरैना जिले में आसन नदी के पास स्थित है। अब हम इस किसे याद करेंगे। सिंह कहाँ बैठा है? सिंह बैठा है रैना के पास, कहाँ? आसन पर बैठा है। तो सिहोनिया का ककन मठ मंदिर मुरैना जिले में तथा आसन नदी के पास। इसे किसने बनवाया था? कीर्तिराज ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1015 से 1035 ईस्वी के मध्य। यह शिव पार्वती को समर्पित है। पंचरथ योजना में निर्मित मंदिर है। प्रदक्षिणा पथ युक्त होना इसकी अद्वितीय विशेषता है। कनिंगम ककनमठ मंदिर को कोकनपुर मठ कहा गया। अब का से कनिंगम हो गया, का से ककनमठ और का से कोकनपुर। पंचरथ योजना वो योजना होती है जो जिसमें हम 5 चीजों को लेकर बनाते हैं। जैसे किसी भी चीज, कोई भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 5 चीज, जैसे एक स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ऐसे करके 5 चीज जो हो गई, उन योजनाओं के अंतर्गत बनाए जाते थे, उन्हें हम पंचरथ योजना कहते हैं। इनके अन्य में गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थित है। प्रवेश द्वार पंचशाखा युक्त है, हम देख चुके थे, 200 अधिक मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर। दूसरा है ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर। अवस्थिति ग्वालियर में स्थित है, यहाँ से हमें पता चल ही गया है। पद्मपाल द्वारा बनाया गया था। महिपाल ने इसे पूर्ण करवाया। जो स्टार्टिंग करी थी सास बहू मंदिर बनाने की, वो पद्मपाल द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको पूर्ण करने का कार्य किसने किया था? महिपाल ने किया था। यह भगवान विष्णु के पद्मनाथ रूप को समर्पित है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? पद्मनाथ और पद्मपाल ने स्टार्ट करा, पद्म और पद्म दोनों हम याद रह जाएगा। सास बहू में अपनी बनती नहीं है, तो उसमें एक दूसरे के प्रति पद्म पद्म करते रहते हैं वो। तो ये इसका निर्माण कैसे? बलुआ पत्थर से बनाया है। मंदिर के समूह में बड़ा मंदिर है, जो कि सास मंदिर बैकुंठ विष्णु को समर्पित है। छोटा मंदिर है वो बहु मंदिर है। बड़ी हमेशा कौन रहती है? सास रहती है, तो वो विष्णु भगवान को समर्पित है। और छोटा मंदिर लक्ष्मी जी को समर्पित है। छोटी कौन रहती है? बहू रहती है। मंदिर की विशेषताओं में हम देख लेते हैं। अधिष्ठान एवं सोपान थे उसमें। अधिष्ठान पर निर्मित है तथा सोपान का निर्माण किया गया है। मुख्य मंडप है, जो एक मुख्य मंडप है, जो 2 तलों से युक्त है। मुख्य मंडप में ही अभिलेख लगा हुआ है। अर्ध मंडप एक निर्मित है, जिसका प्रवेश द्वार पंचशाखा युक्त है। सभा मंडप है, 3 तलों से युक्त है। अंतराल एक
सभा मंडप के बाद आयताकार संरचना में अंतरालय छत 4 स्तंभों पर निर्मित एक गर्भगृह है। बैकुंठ की मूर्ति प्रतिष्ठित है गर्भगृह में। वर्गाकार भी गर्भगृह कैसा है? वर्गाकार है। बहुमंदिर की विशेषता ये हो गई। शास मंदिर की विशेषता थी। अब बहुमंदिर। बहुमंदिर में एक मुख मंडप तथा गुण मंडप वर्तमान में शेष है। समर्पित लक्ष्मी कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध तथा उनकी पत्नी उषा को समर्पित हम देख चुके हैं। अब अगला है चोसन योगिनी मंदिर। यह भी मुरैना जिला में मितावली में स्थित है। इसका निर्माण देवपाल ने करवाया था। यह शिव पूजा को समर्पित है। ये देखो, इसका आकार वर्तमान में जो है संसद भवन उसके आकार जैसा। तो मंदिर का डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ASI प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक में यह मंदिर घोषित है। अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। कच्छपघात वंश प्रथम शक्तिशाली शासक वज्रदामन। ग्वालियर संस्था का संस्थापक भी कौन था? वज्रदामन। नरवर शाखा का सुमित्र। नर कैसे होते हैं? वर होते हैं जो कि हमारे मित्र हैं। युवराज वंश दुपकुंड शाखा के संस्थापक थे। राजधानी सिहोनिया और ग्वालियर रही है। हम देख चुके हैं सिहोनिया कहाँ है? मुरैना में है। इस वंश की जानकारी का स्रोत सासबहू मंदिर, दुपकुंड शिलालेख, जैन प्रतिमा। वज्रदामन की उपाधियां कौन सी है? महाराजाधिराज छोणिपति। विद्याधर चंदेल के समकालीन शासक कीर्तिराज। कौन सा शासक दस्युओं का उन्मूलन करने वाला था? पद्मपाल। किसके शासनकाल में सासबहू मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ? महिपाल के स्टार्टिंग पद्मपाल ने करवाया था। वैश्यवर्णी की उपाधि कच्छपगढ़ काल में क्या थी? श्रेष्ठिन हमने देख चुके हैं। व्यापारी वर्ग को कौन सी उपाधि दी जा रही थी? श्रेष्ठिन। ककन मठ मंदिर का निर्माण कीर्तिराज ने। ककन मठ को कोकनपुर मठ किसने कहा? कनिंघम ने। मंदिर किसे समर्पित है? सासबहू मंदिर विष्णु को, पद्मनाथ रूप को। 64 योगिन मंदिर किसने बनवाया? देवपाल ने बनवाया था। 64 योगिन मंदिर किसे समर्पित है? शिव पूजा को। कच्छपघात वंश का अंतिम शासक कौन था? विक्रमसिंह। कच्छपघात वंश में आयात निर्यात के केंद्र कौन से थे? हट्टिका एवं पल्ली। याद कर लीजिए, IMP है। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, आप देख लीजिएगा तथा इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कच्छपघात वंश का पार्ट 2 देखा, जिसमें कच्छप वंश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कला एवं वास्तुकला, मंदिरों की विशेषताएं तथा कुछ मंदिर देखे, जिसमें सिहोने का कक्कन मठ मंदिर, ग्वालियर स्थित सासबहू मंदिर, मितावली मंदिर, 64 योगिनी मंदिर आदि है। देखें, तो इस प्रकार हमने कच्छपघात वंश पूरा करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।